सीखते हैं हम लोग। जब मैं इस चैप्टर की बात करता हूँ तो ये चैप्टर का नाम ही इसके बारे में बहुत कुछ बताता है। अगर इस नाम को तुम देखते हो, ये कहता क्या है? ये बताता है केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स का मतलब, अगर मैं बात करूँ व्हाट इज मीन बाय केमिकल, तो केमिकल का मतलब होता है रिएक्शन, केमिकल चेंज। और यहीं पर अगर मैं बात करूं काइनेटिक्स, ये काइनेटिक्स वर्ड क्या होता है? तो आप लोगों ने इसको थोड़ा बहुत फिजिक्स में भी पढ़ा होगा कि काइनेटिक का मतलब होता है, मेरा प्यारा बच्चा, मोशन। वहां पे दो शब्द आप लोगों ने पढ़े होंगे, एक स्टैटिक और एक मोशन। तो यहाँ पर जो काइनेटिक वर्ड है वो मोशन से रिलेटेड लिया गया है। तो इसका कुछ ना कुछ तो मतलब ऐसा बनता होगा, क्या बनता होगा कि रिएक्शन में मोशन। अब रिएक्शन में मोशन का मतलब होता है, ऐसा तो कोई सेंस बनता नहीं है। यहाँ पे रिएक्शन में मोशन का मतलब होता है स्पीड। रिएक्शन की स्पीड क्या होती है? हमें लगभग उन्हीं बातों को, उन्हीं से रिलेटेड चीजों को, रिएक्शन की जो स्पीड है, रिएक्शन का जो रेट है, वो कौन से फैक्टर पे डिपेंड करता है, रिएक्शन का रेट हम कैसे एक्सप्रेस करेंगे, इन सारी बातों को हम इस चैप्टर में सीखेंगे। तो केमिकल काइनेटिक्स एक तरीके से केमिस्ट्री की एक ऐसी ब्रांच हो गया जिसमें आप रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में सीखोगे। चलिए हम चैप्टर में आगे बढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर प्यारा बेटा अगर आप देखते हो, सबसे पहले वो आप लोगों को दिख रहा है केमिकल काइनेटिक्स पे, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर अगर आप केमिकल काइनेटिक्स की डेफिनेशन देखिए, व्हाट इज मीन बाय केमिकल काइनेटिक्स, तो मैं आपको ऑलरेडी पहले भी ये एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि केमिकल काइनेटिक्स का मतलब होता है कि केमिस्ट्री की एक ऐसी ब्रांच जिसमें हम रिएक्शन और उसकी होने वाली स्पीड और वो कौन कौन से फैक्टर पे डिपेंड करता है, इन बातों की स्टडी करते हैं। केमिस्ट्री की उस ब्रांच को हम किस नाम से जानते हैं? केमिकल काइनेटिक्स के नाम से जानते हैं। देखिए डेफिनेशन भी वही लिखा है, ब्रांच ऑफ द केमिस्ट्री इन विच वी डील और स्टडी द रिएक्शन रेट नोन एज केमिकल काइनेटिक्स। रिएक्शन रेट का मतलब रिएक्शन की स्पीड। चलिए जी, ये बात तो चलो समझ में आ गई। अब रिएक्शन की स्पीड का क्या मतलब है? जनरली जब हम स्पीड की बात करते हैं तो इसका मतलब कोई चीज का चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। कोई चीज का चेंज, क्या डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम कैसे चेंज होता है। यहाँ पे क्या चेंज होगा? यहाँ पे कंसंट्रेशन का चेंज आएगा। अगर आप एक रिएक्शन देखो, जैसे एक रिएक्शन में हमारा रिएक्टेंट ए है, ये रिएक्टेंट ए किस में कन्वर्ट हो रहा है? बी में कन्वर्ट हो रहा है। रिएक्टेंट ए बी में कन्वर्ट हो रहा है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अब अगर ये रिएक्टेंट ए बी में कन्वर्ट हो रहा है प्यारा बेटा, तो इसका कंसंट्रेशन भी तो चेंज होगा। ए का कंसंट्रेशन चेंज होगा, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन इंक्रीज होता है कि डिक्रीज होता है? बेसिक बात है, समय के साथ वो डिक्रीज होता है। आप जब रिएक्शन कराओगे तो रिएक्टेंट जब लोगे चलोगे तो रिएक्टेंट धीरे धीरे कम होता चला जाएगा। तो रिएक्टेंट का जो कंसंट्रेशन है, वो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन धीरे धीरे चेंज होता चला जाएगा, मतलब यहाँ पर डिक्रीज होगा। वहीं पे प्रोडक्ट का जो कंसंट्रेशन होता है, वो प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन धीरे धीरे क्या होता चला जाएगा? बढ़ता चला जाएगा। मतलब यहाँ बदल क्या रहा है समय के साथ? यहाँ पर समय के साथ बदल रहा है कंसंट्रेशन, और वही समय के साथ, टाइम के साथ कैसे चेंज होगा, उसी को रेट की फॉर्म में हम लिखेंगे। मतलब अगर कोई बोले कि रेट क्या होता है, यहाँ रेट या स्पीड का मतलब क्या है, तो हम कहेंगे चेंज इन कंसंट्रेशन। किसका कंसंट्रेशन चेंज? रिएक्टेंट या प्रोडक्ट का विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो उसे हम रेट या स्पीड बोलेंगे किसी रिएक्शन की। वहां पर बातों पे तो हम बाद में आएंगे, पहले एक बात दिमाग में बहुत अच्छे से समझ लीजिए। और वो समझने वाली बात ये है कि रिएक्शन की स्पीड की बेसिस पे हम रिएक्शन को 3 हिस्सों में बांटते हैं, वेरी स्लो रिएक्शन, वेरी फास्ट रिएक्शन, मॉडरेट रेट पे रिएक्शन। वेरी स्लो रिएक्शन जैसा पता है आपको, जो बहुत स्लोली हो, जिनको अकर करने में ईयर्स का, आवर्स का टाइम लगे, उनको बोलते हैं वेरी स्लो रिएक्शन। कुछ रिएक्शन ऐसे होते हैं जो तुरंत हो जाती है इंस्टेड ऑफ टाइम पे। जैसे तुम ये रिएक्शन देख रहे हो, ये एक आयनिक इक्वेशन है। इसमें क्या किया गया कि AgNO3 के अंदर जैसे NaCl को डाला गया, वैसे ही देखिए मेरा प्यारा बच्चा, आपको क्या हो गया? AgCl का व्हाइट PPT मिल गया। आप देख रहे हो रिएक्शन को अकर करने में टाइम नहीं लग रहा है, सेकंड में ये रिएक्शन हो रही है। आप जैसे रिएक्टेंट को मिलाओगे नहीं कि वो रिएक्शन अकर कर जाएगी। तो हम यहाँ पर रिएक्शन को पहले तो इस तरीके से कह सकते हैं कि दोज रिएक्शन, आप ऐसे कह सकते हो दोज रिएक्शन, वो रिएक्शन, दोज रिएक्शन which occur at instant of time, which occur at very small time interval। जो मेरा प्यारा बच्चा क्या होते हैं कि बहुत स्मॉल, इन वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल, जो बहुत कम टाइम इंटरवल में हो जाएं,
उन रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं मेरा प्यारा बच्चा? इंस्टेंटेनियस रिएक्शन। ऐसी रिएक्शन, दो रिएक्शन विच अकर इंस्टेंटली, जो तुरंत हो जाए। आपने रिएक्टेंट मिलाया नहीं कि प्रोडक्ट बन गया, उन रिएक्शन को क्या बोलोगे आप? इंस्टेंटेनियस रिएक्शन बोलोगे। आप देखोगे कि इंस्टेंटेनियस रिएक्शन में ज्यादातर आपको कौन सी इक्वेशन देखने को मिलेगी? आयनिक इक्वेशन देखने को मिलेगी। आप जितना देखोगे कि आपको ज्यादातर आयनिक इक्वेशन देखने को मिलेंगी इसमें इंस्टेंटेनियस रिएक्शन। ठीक है मेरा प्यारा बच्चा? तो ऐसी रिएक्शन जो तुरंत हो जाती है, इंस्टेंटली हो जाती है, उनको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस रिएक्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जब मैं आगे बढ़ता हूँ, इंस्टेंटेनियस रिएक्शन देख रहे हो कि इसको अकर करने में कोई भी टाइम नहीं लग रहा है, तुरंत ये रिएक्शन हो गया। नेक्स्ट रिएक्शन देखिए, एक्सट्रीमली स्लो रिएक्शन। आप इस रिएक्शन में देखिए जैसे फजल फ्यूल्स बनते हैं, कोल का फॉर्मेशन हो गया, पेट्रोल का फॉर्मेशन हो गया, तो ईयर्स का टाइम लगता है। बहुत हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर पे तब जाके आपका ये जो फजल फ्यूल्स जो होते हैं वो क्रिएट होते हैं। आप देख रहे हो यहाँ पर जब हाई प्रेशर और टेम्परेचर हम लगा रहे हैं तब कई सालों के बाद, ईयर्स के बाद तब जाके हमारे सामने कोल, पेट्रोल या फजल फ्यूल्स प्रिपेयर होते हैं। उन रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? एक्सट्रीमली स्लो रिएक्शन। अब ऐसा नहीं कि रिएक्शन ये तुरंत हो जाती है। इवन आप रस्टिंग की बात कर लो, रस्टिंग में भी आपको टाइम लगेगा। रस्टिंग में भी कम से कम आपको कुछ दिनों का तो टाइम लगेगा ही लगेगा। ऐसा नहीं है कि रस्टिंग जो होती है वो तुरंत आपके सामने हो जाएगी। हमारा मन किया भाई खिड़की से एक रॉड निकाला, पानी बाहर गिर रहा है, बारिश है, हवा चल रही है, एयर भी है, मॉइस्चर भी है, रस्टिंग हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। रस्टिंग को होने में टाइम लगता है। तो जैसे रस्टिंग हो गया, कोल का फॉर्मेशन हो गया, ऐसी बहुत सारी रिएक्शन होती हैं जिनको अकर करने में ईयर्स का, मंथ का टाइम लगता है। उन रिएक्शन को हम जानते हैं मेरा प्यारा बच्चा किस नाम से? एक्सट्रीमली स्लो रिएक्शन से। इसके बाद मेरे सामने अगली एक रिएक्शन आती है जिसको हम जानते हैं किस नाम से? रिएक्शन अकर एट द मेजरेबल रेट। वो रिएक्शन जो मॉडरेट रेट पे होती है, वो रिएक्शन जो मेजरेबल रेट पे होती है। चलिए इनके बारे में भी थोड़ा बहुत सीखने की कोशिश करते हैं, ध्यान दीजिएगा। मेजरेबल रेट का मतलब क्या है? जो मॉडरेट स्पीड में होंगे, जो ना बहुत स्लो ना बहुत फास्ट। आप जितनी प्रैक्टिकल इक्वेशंस देखते हो, जो लगभग जितनी जानते हो, वो कहीं ना कहीं मॉडरेट इक्वेशन की कैटेगरी में आती है। चाहे कैल्शियम कार्बोनेट का डिकम्पोजिशन देख लीजिए, चाहे अमोनिया का फॉर्मेशन देख लीजिए, चाहे वाटर का फॉर्मेशन देख लीजिए, कोई भी इक्वेशन। ये देखिए हाइड्रोजन पेरोक्साइड का डिकम्पोजिशन मॉडरेट रेट पे है। और मैं एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताऊं, और वो ये बात है कि आप इस चैप्टर में केमिकल काइनेटिक्स में ना तो बहुत स्लो रिएक्शन की स्टडी करते हो, आप बहुत स्लो रिएक्शन की भी स्टडी नहीं कर सकते। आप इसके अंदर बहुत जो फास्ट रिएक्शन होती हैं, उन फास्ट रिएक्शन की भी स्टडी नहीं करते हो। आप कौन सी रिएक्शन की स्टडी करते हो? आप रिएक्शन की स्टडी करते हो जिनको हम लोग बोलते हैं मॉडरेट रेट पे जो होती है। वो रिएक्शन जो मॉडरेट रेट पे होती हैं, आप उनकी स्टडी करते हो। क्योंकि स्लो रिएक्शन को स्टडी या ऑब्जर्व करने के लिए आपके पास टाइम ही नहीं है। इतना टाइम थोड़ी कि आपको 100-200 साल जिंदा हो आप और आप कोल का फॉर्मेशन देख रहे हो, इतना टाइम ही नहीं है। इंस्टेंटेनियस रिएक्शन आपका इंतजार नहीं करेंगी, जब तक आप उसको ऑब्जर्व करोगे, एनालिसिस करोगे, तब तक वो रिएक्शन पूरी कंप्लीट हो चुकी होगी। इसीलिए केमिकल काइनेटिक्स में जिन रिएक्शन को हम जनरली ऑब्जर्व करते हैं वो मॉडरेट रेट की रिएक्शन होती है या मेजरेबल रेट की रिएक्शन होती है। आपको पता चला केमिकल काइनेटिक्स का मतलब होता है कि केमिस्ट्री की एक ऐसी ब्रांच, द ब्रांच ऑफ द केमिस्ट्री इन विच वी डील और द स्टडी द रेट ऑफ द रिएक्शन और द फैक्टर ऑन विच द रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड। वो फैक्टर जिस पर रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है। आपने ये सीखा कि रिएक्शन की स्पीड की बेसिस पे हम रिएक्शन को 3 हिस्सों में बांटते हैं। कौन कौन से 3 हिस्सों में बांटते हैं? पहला हमने कह दिया मॉडरेट रिएक्शन, हमने कह दिया वेरी स्लो रिएक्शन और इंस्टेंटेनियस रिएक्शन या वेरी फास्ट रिएक्शन। पढ़ते हैं किसको है? मॉडरेट रिएक्शन को पढ़ते हैं। चलिए इन बातों को पढ़ने और समझ लेने के बाद अब हम आते हैं इस चैप्टर के कोर टॉपिक्स पे। तो सबसे पहला टॉपिक आपके सामने दिख रहा है, उस टॉपिक को हम जानते हैं रेट ऑफ रिएक्शन के नाम से। क्या होता है रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब? चलिए इसका मतलब थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ। मैं जब रेट की बात करता हूँ तो मैंने आपको पहले ही ये बात समझाई थी कि रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब होता है चेंज इन कंसंट्रेशन, कि कैसे कंसंट्रेशन चेंज हो रहा है। चेंज इन कंसंट्रेशन, अच्छा जी, किसका कंसंट्रेशन चेंज? चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट
एंड प्रोडक्ट, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन कैसे चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के साथ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन कैसे चेंज हो रहा है। भाई रिएक्टेंट का कम होगा, प्रोडक्ट का ज्यादा होगा, और टाइम के साथ कैसे वेरी करेगा, उसी को बोलेंगे रेट ऑफ रिएक्शन। आप रेट ऑफ रिएक्शन को किसी के भी रिस्पेक्ट में लिख सकते हो, क्योंकि कंसंट्रेशन रिएक्टेंट का भी चेंज हो रहा है और प्रोडक्ट का भी चेंज हो रहा है। मतलब जैसे मैं अगर लिखना चाहूं रेट ऑफ रिएक्शन, माना आप रेट ऑफ रिएक्शन को लिखना चाहते हो रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में, थोड़ा ध्यान से समझिए। आप क्या लिखोगे? आप लिखोगे डिक्रीज इन कंसंट्रेशन। भाई रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन होता क्या है? डिक्रीज। तो क्या लिखोगे? डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन कैसे चेंज हो रहा है या कम हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम, कितने टाइम में चेंज हो रहा है। ये देखिए रिएक्शन के रेट का फॉर्मूला निकल के आ गया। यहीं पे अगर तुम रिएक्शन के रेट को रिप्रेजेंट करना चाहते हो प्रोडक्ट के रिस्पेक्ट में, तो क्या लिखोगे? रेट ऑफ रिएक्शन बराबर आप लिखोगे, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन इंक्रीज होता है, तो क्या लिखोगे मेरा प्यारा बच्चा? इंक्रीज इन कंसंट्रेशन, कितना कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रहा है, किसका? ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन कितना इंक्रीज हो रहा है विद चेंज इन टाइम, कितने टाइम में चेंज हो रहा है। हम इसे मेरा प्यारा बच्चा क्या बोलेंगे? इसे हम बोलेंगे रेट ऑफ रिएक्शन के नाम से बोलेंगे। अब इसमें दो बातें समझ लीजिए। कौन कौन सी दो बातें? रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में जब तुम लिखते हो तो यहाँ पर माइनस साइन लगाते हो, इस बात का याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं इस चीज को। हम क्यों माइनस साइन लगाते हैं इसको भी मैं समझाऊंगा, उसके लिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। तब तक के लिए बस आप केवल इतना याद रखो कि रिएक्शन के रेट का मतलब होता है कि कंसंट्रेशन टाइम के साथ कैसे वेरी कर रहा है, कैसे चेंज हो रहा है, उसे हम बोलते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। आप रेट ऑफ रिएक्शन को रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में भी लिख सकते हो, आप रेट ऑफ रिएक्शन को प्रोडक्ट के रिस्पेक्ट में भी लिख सकते हो। रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में आपको माइनस साइन लगाना पड़ेगा, प्रोडक्ट में प्लस साइन लगाना पड़ेगा। आप इसको और सिंपल टर्म में ऐसे लिख सकते हो, रेट इक्वल टू, आप इसको ऐसे लिख सकते हो, रेट इक्वल टू माइनस डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी। आपको मालूम है कि ये स्क्वायर ब्रैकेट कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करता है, मोलर कंसंट्रेशन को। डेल्टा का मतलब चेंज हो गया, रिएक्टेंट के साथ माइनस साइन लेके चलोगे, और वहीं पे जब आप प्रोडक्ट लेके चलोगे तो प्रोडक्ट के साथ आपको क्या लेके चलना पड़ेगा? प्लस साइन लेके चलना पड़ेगा। ये आपको देखो रेट में एक छोटी सी बात सिखाई मैंने। रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब, व्हाट इज द रेट ऑफ रिएक्शन? रेट ऑफ रिएक्शन मींस चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और द प्रोडक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के साथ कैसे उनका कंसंट्रेशन चेंज हो रहा है। और उसका एक फॉर्मूला मैंने रिप्रेजेंट किया, रिएक्टेंट के साथ माइनस साइन लगाओगे और प्रोडक्ट के साथ क्या लगाओगे? प्लस साइन लगाओगे। चलिए जी, यहाँ तक की बातें आपको समझ में जब आ गई तो हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। आपको ये पता चलेगा कि जो आपने ये रिप्रेजेंटेशन पहले किया था, इस प्रेजेंटेशन को हम एवरेज रेट कहते हैं। इस प्रेजेंटेशन को हम क्या कहते हैं? एवरेज रेट कहते हैं। एवरेज रेट में कई प्रॉब्लम भी आ जाती है, कुछ समस्या भी आ जाती है, लेकिन क्यों ना हम पहले एक न्यूमेरिकल करके देख लेते हैं कि एवरेज रेट का न्यूमेरिकल किया कैसे जाता है। वैसे तो न्यूमेरिकल आजकल जो बनते हैं वो इंस्टेंटेनियस रेट पे बनते हैं, लेकिन तब भी वो माना क्वेश्चन एवरेज रेट के फॉर्मेट पे भी बोले तब भी आपको आना चाहिए। जैसे मैं एक क्वेश्चन लिखता हूँ, क्वेश्चन क्या है देखो, माना आपसे ये कोई कहे कि ड्यूरिंग द हैबर प्रोसेस, माना मैंने एक क्वेश्चन लिखा ड्यूरिंग द हैबर प्रोसेस। आप लोगों को पता है कि भाई हैबर प्रोसेस कहते किसे हैं? अमोनिया का फॉर्मेशन। इफ द कंसंट्रेशन, मैंने क्वेश्चन क्या कहा? इफ द कंसंट्रेशन, अगर जो कंसंट्रेशन होता है, इफ द कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन चेंजेस, कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन जो है वो चेंज हो रहा है, कहां से कहां? फ्रॉम 3 into 10 to the power minus 4 molarity to 2 into 10 to the power minus 5 molarity in 10 seconds. What will be
आप बताइए जरा, व्हाट विल बी द एवरेज रेट ऑफ द रिएक्शन, क्या होगा एवरेज रेट ऑफ द रिएक्शन? आप बताइए रिएक्शन का एवरेज रेट क्या होगा? चलिए देखिए, अब ये क्वेश्चन आपके सामने आ गया। मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा सॉल्व करके समझाता हूं कि कैसे भाई क्वेश्चन को करेंगे, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पर माना ये क्वेश्चन है, मैं इस क्वेश्चन की बात करूं तो इस क्वेश्चन में करना क्या पड़ेगा कि हम भाई एवरेज रेट का फॉर्मूला लिखेंगे। हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? एवरेज रेट का फॉर्मूला लिखेंगे। लिख दिया एवरेज रेट का फॉर्मूला। अब जब एवरेज रेट का फॉर्मूला लिखे तो हुआ क्या यहाँ पर, चूंकि नाइट्रोजन का कंसंट्रेशन दिया है, भाई हैबर प्रोसेस का मतलब क्या है? N2 + 3H2 गिव 2 अमोनिया, ये है हैबर प्रोसेस, ये हैबर प्रोसेस। ठीक, अब एवरेज रेट का फॉर्मूला आपके सामने है, देखिए ये एवरेज रेट का फॉर्मूला आपके सामने है। क्या हो गया फॉर्मूला जी? अगर हम फॉर्मूला लिखें तो नाइट्रोजन के रिस्पेक्ट में लिखना पड़ेगा ना फॉर्मूला, क्योंकि नाइट्रोजन का कंसंट्रेशन चल दे रखा है। यहाँ देखो कंसंट्रेशन किसका दे रखा है? नाइट्रोजन का दे रखा है। तो आप लिखोगे क्या? आप लिखोगे, क्योंकि रिएक्टेंट है तो माइनस साइन लगाओगे। क्यों लगाएंगे हम बताएंगे। माइनस का चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ N2 डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम, आपने ऐसे लिख दिया फॉर्मूला। कंसंट्रेशन का चेंज निगेटिव क्यों है, इसका कंसंट्रेशन बिल्कुल डिस्कस करेंगे, पहले हम यहाँ वैल्यू लिख दे रहे हैं, यहाँ माइनस साइन लगा दिया। अब नाइट्रोजन का कंसंट्रेशन का चेंज निकलता कैसे? फाइनल माइनस इनिशियल, तो फाइनल कितना है? 2 × 10⁻⁻5, इसमें से आपने क्या घटा दिया? 3 × 10⁻⁻4, ये वैल्यू घटाया कितने टाइम में? 10 सेकंड में वैल्यू रख दिया। आपको रेट के यूनिट पता थी, आपको यूनिट कोई बहुत बड़ी बात नहीं, आपको मालूम है रेट की यूनिट आएगी क्या? ऊपर है कंसंट्रेशन, यहाँ पर देखिए कंसंट्रेशन है, और कंसंट्रेशन की यूनिट क्या होती है? मोल पर लीटर। और नीचे मेरा प्यारा बच्चा क्या है? टाइम, और टाइम की यूनिट क्या होती है? सेकंड। तो यूनिट जो निकल के आई वो क्या निकल के आई? मोल पर लीटर सेकंड इनवर्स। ये देखिए मेरा प्यारा बच्चा, इसकी जो यूनिट है वो यूनिट कुछ इस तरीके से निकल के आ जाएगी कि रेट की यूनिट मोल पर लीटर सेकंड इनवर्स आ गई। आप न्यूमेरिकल में वैल्यू को सॉल्व करिए भाई, जैसे हम न्यूमेरिकल में वैल्यू को सॉल्व किए तो आपको मालूम है कि भाई दोनों जो पावर है इनको सेम बनाना पड़ेगा तभी सब्ट्रैक्ट हो पाएगा। पावर को सेम बनाने का मतलब मैं इसकी पावर को 10⁻⁻4 कर ले रहा हूँ, देखिए मैंने कर लिया -4। अब इसको हमने सॉल्व किया, जब हमने इसको सॉल्व किया तो देखो क्या है? 3 × 10⁻⁻4 डिवाइडेड बाई 10, इतना निकला। गलत तो नहीं है, बिल्कुल सही है। चलिए अब जब इसको आपने इतना सॉल्व किया, देखिए आपने 10 यहाँ से क्या किया है? डिवीजन कर दिया तो 0.2 आ गया। सॉल्व किया तो देखो कितना है? 2.8 × 10⁻⁻4 डिवाइडेड बाई 10, पूरा सॉल्व कर लिया तो 2.8 × 10⁻⁻5 मोल पर लीटर सेकंड इनवर्स। देखिए ये आपके सामने न्यूमेरिकल एक सिंपल सा कैसे बनता है वो आपको मैंने एक्सप्लेन किया, और आपने आराम से बिना किसी परेशानी के तुरंत सॉल्व करके आंसर बता दिया। इस तरीके से हम रेट ऑफ रिएक्शन के एक्सप्रेशन को रिप्रेजेंट करते हैं और हम पता करते हैं कि कैसे रेट ऑफ द रिएक्शन जो होता है वो निकल के आएगा। अब यहाँ पर जो बातें करेंगे वो हम इस बारे में बात करेंगे कि व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द रेट ऑफ द रिएक्शन। सिग्निफिकेंस ऑफ द रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, किसी भी रिएक्शन के रेट ऑफ सिग्निफिकेंस क्या होता है, चलिए ध्यान देते हैं। जब मैं किसी भी रेट ऑफ रिएक्शन के सिग्निफिकेंस की बात करता हूं, रेट ऑफ रिएक्शन के सिग्निफिकेंस नहीं, मैं यहां पर बात करूंगा कि भाई निगेटिव साइन का क्या सिग्निफिकेंस होता है, हम निगेटिव साइन क्यों रिप्रेजेंट करते हैं, हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अगर मैं यहां पर बोलूं कि ये निगेटिव साइन का सिग्निफिकेंस क्या है, क्या मतलब है इस निगेटिव साइन का, आप एक बात ऐसे समझो, माना कोई एक रिएक्टेंट हमने लिखा कि ये रिएक्टेंट ए है और रिएक्टेंट ए जो है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, बी में कन्वर्ट हो रहा है। एक ये रिएक्टेंट है, ये ए है, और ये रिएक्टेंट किस में कन्वर्ट हो रहा है, बी में कन्वर्ट हो रहा है जी। अब रिएक्टेंट का जो कंसंट्रेशन होगा मेरा प्यारा बेटा वो धीरे धीरे क्या होगा, कम होगा। अब एक बात समझो, माना मैंने कहा टाइम t = 0 पे इसका जो कंसंट्रेशन था वो कितना था, मैंने कहा 50 मोल पर लीटर, 50 मोल पर लीटर था। अब टाइम t = 10 सेकंड, 10 सेकंड के बाद इसका कंसंट्रेशन कितना बचा, 30 मोल पर लीटर। अब थोड़ा ध्यान देना, हमने माइनस साइन क्यों लगाया, अगर तुम माइनस साइन ना लगाए होते तो यहाँ पर रेट कैसे निकालते, अभी मैं माइनस साइन नहीं लगा रहा हूँ, ठीक।
आपने रेट केवल ऐसे लिखा होता कि चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम, आप ऐसे लिखे होते। अभी मैं केवल समझा रहा हूं, ठीक। आप माइनस साइन ना लगाए होते तो चेंज कैसे निकालते? फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन टाइम, यहां पर वैल्यू रख देते तो कितना आ जाता? 10 माइनस का 2 मोल पर लीटर सेकंड इनवर्स। अब ये बताओ क्या रेट नेगेटिव हो सकता है? भाई ये तो मीनिंगलेस हो गया ना। आपसे कोई बोले कि भाई रेट वो -3 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, तो आप सुनोगे उसकी बात, कहोगे पगला गया है वो, क्योंकि रेट जो होता है वो नेगेटिव नहीं होता है। ये तो मीनिंगलेस बात हो गई। अब रेट नेगेटिव ना आए रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में, इसलिए पहले से ही एक माइनस साइन हम यहाँ लगा देंगे, और वो माइनस साइन इस माइनस वैल्यू को किस में कन्वर्ट कर देगा? प्लस में कन्वर्ट कर देगा। इसलिए हम रेट के रिस्पेक्ट में जब लिखते हैं तो एक माइनस साइन पहले से ही इंसर्ट कर देते हैं। चलिए बेटा अब समझिएगा। तो क्या सर हम एग्जाम में जब आएगा तो ये चीज लिखेंगे? आप लिख इसको भी सकते हो, बस उसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर देता हूं। क्या मॉडिफिकेशन? आप यहाँ पे इतना एक्सप्रेशन लिखने की जरूरत नहीं है। अगर मेरा क्वेश्चन ऐसे आए, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस, आपके एग्जाम में अगर क्वेश्चन आए कि बताओ क्या होता है सिग्निफिकेंस ऑफ नेगेटिव साइन इन रेट एक्सप्रेशन, रेट के एक्सप्रेशन में नेगेटिव साइन का क्या सिग्निफिकेंस है जब आप लिखते हो विद रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट, जब आप रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में लिखते हो तो क्या सिग्निफिकेंस होता है नेगेटिव साइन का? तो आप कहोगे कि नेगेटिव साइन रिप्रेजेंट, आप इसका आंसर ऐसे दे सकते हो कि नेगेटिव साइन जो होता है वो क्या रिप्रेजेंट करता है? ये रिप्रेजेंट करता है, नेगेटिव साइन रिप्रेजेंट द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, वो ये रिप्रेजेंट करता है कि जो कंसंट्रेशन होता है, भाई किसका कंसंट्रेशन? जो कंसंट्रेशन होता है रिएक्टेंट का, वो क्या हो रहा है मेरा प्यारा बच्चा? डिक्रीज हो रहा है विद टाइम, वो टाइम के साथ धीरे धीरे कम होता जा रहा है। इस चीज का रिप्रेजेंटेशन करता है नेगेटिव साइन, या इस चीज को वो सिग्निफाई करता है, ये बताता है रिएक्टर का कंसंट्रेशन धीरे धीरे कम हो रहा है। दैट्स व्हाई माइनस साइन आपने पुट किया। नहीं पुट करते तो रेट नेगेटिव आता, और नेगेटिव रेट का मतलब मीनिंगलेस। दैट्स व्हाई फिर हमको माइनस साइन रखना पड़ता है जब हम रेट को रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में लिखते हैं। ये तो बातें हो गई एवरेज रेट की, लेकिन एवरेज रेट के साथ कुछ समस्याएं हैं। क्या समस्या है एवरेज रेट के साथ? चलिए हम डिस्कस करते हैं। यहां पर हम लिमिटेशन की बात करते हैं। ये कह रहा है कि जो एवरेज रेट होता है डज नॉट गिव ट्रू पिक्चर ऑफ द रेट ऑफ रिएक्शन। एवरेज रेट जो होता है वो किसी भी रिएक्शन के रेट की ट्रू पिक्चर नहीं दे पाता है, प्रॉपर्ली उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाता है। कौन? एवरेज रेट। एवरेज रेट कभी भी रिएक्शन की ट्रू पिक्चर को रिप्रेजेंट नहीं कर पाता है। क्यों? चलिए हम उसके बारे में डिस्कस करते हैं। समझ में आ जाएगा, कोई खास बहुत बड़ी समस्या वाली बात नहीं है। इसके लिए मैं एक काम करता हूं कि मैं एक अलग से ग्राफ ड्रा कर देता हूं, उसको हटाता हूं। आप इधर ग्राफ देखिए। माना अगर मैं एक ग्राफ ड्रॉ करूं, जो कि ग्राफ हमने ड्रॉ करना चाहा है किसके साथ? कंसंट्रेशन के साथ। ये मैंने एक लाइन खींची, एक लाइन हमने इधर खींची। अब अगर आप यहां पर देखो, यहां पर हमने रिप्रेजेंट क्या किया? कंसंट्रेशन, ठीक। यहां पर हमने क्या रिप्रेजेंट कर दिया? टाइम। चलिए कंसंट्रेशन और टाइम आपने रिप्रेजेंट कर दिया, अच्छी बात है सर, बहुत बढ़िया बात है। अब क्या करें हम सब? तो यहां पर अगर तुम रेट का कर्व देखो तो रेट का कर्व कुछ ऐसे चेंज होगा। गलत तो नहीं बोला? उम्मीद करता हूं कि चीजें समझ में आ रही होंगी। रेट, यहां पर रेट का कर्व नहीं बोलेंगे इसे हम बोलेंगे कि कंसंट्रेशन रिएक्टेंट का, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, जो रिएक्टेंट है वो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन कैसे चेंज हो रहा है टाइम के साथ। टाइम के साथ रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन कैसे कैसे चेंज हो रहा है। तो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन टाइम के साथ धीरे धीरे डिक्रीज ही होता है, तो कम होता चला जाएगा। अब तुम अगर एक सेम टाइम इंटरवल ले लो, देखो हमने माना इतना टाइम इंटरवल लिया, यहां से यहां तक का टाइम इंटरवल, ठीक। हमने कहा ये टाइम इंटरवल कुछ भी है डेल्टा की, ये इतना टाइम इंटरवल है, क्लियर। अब तुम देखो इतने टाइम इंटरवल पे, सुनिएगा, इतने टाइम इंटरवल पे जो कंसंट्रेशन है वो कितना है? वो यहां तक है।
अब इस टाइम इंटरवल पे देखो, इस टाइम इंटरवल पे कंसंट्रेशन कितना है, ये इतना है। वैल्यू ऑफ कंसंट्रेशन कहाँ चेक करोगे, आई एक्सिस में। इन दिस टाइम इंटरवल चेंज इन कंसंट्रेशन इज दिस, इतना चेंज इन कंसंट्रेशन हो रहा है। अगर आप उतना ही टाइम इंटरवल दूसरे केस में लो, दूसरे केस का मतलब आप इस जगह पे ले लो, सेम टाइम इंटरवल लो। अब यहाँ पे चेंज इन कंसंट्रेशन देखो, इस टाइम पे कंसंट्रेशन इतना है और यहाँ पर इस टाइम पे चेंज इन कंसंट्रेशन कितना है, देखो इतना है। आप देख क्या रहे हो, सेम टाइम इंटरवल में तो कंसंट्रेशन का चेंज निकल के आ रहा है, वो अलग अलग आ रहा है। और रेट क्या होता है, चेंज इन कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। मतलब एक टाइम इंटरवल में कंसंट्रेशन का चेंज कुछ और एक टाइम इंटरवल में कंसंट्रेशन का चेंज कुछ और। मतलब अलग अलग टाइम इंटरवल में कंसंट्रेशन का चेंज जो है वो अलग अलग आ रहा है, ये तो समस्या होगी। अगर कंसंट्रेशन का चेंज अलग अलग टाइम इंटरवल में अलग अलग आएगा तो स्पीड उसकी वेरी करेगी। हम कहेंगे कि इसकी स्पीड इस टाइम इंटरवल में कुछ और है, उस टाइम इंटरवल में कुछ और है, तो मैं रिएक्शन की स्पीड ओवरऑल कहूं क्या? इस प्रॉब्लम की वजह से एवरेज रेट जो होता है कभी भी वो रिएक्शन की ट्रू पिक्चर को रिप्रेजेंट नहीं कर पाता है। ये चीज आप अपने दिमाग में अच्छे से बैठा लीजिए। एवरेज रेट किसी भी रिएक्शन के रेट को ट्रूली क्यों नहीं रिप्रेजेंट कर पाता है? क्योंकि वो सेम टाइम इंटरवल में जो कंसंट्रेशन का चेंज देता है वो अलग अलग देता है, इसलिए वो कभी भी रेट ऑफ रिएक्शन को ट्रूली रिप्रेजेंट नहीं कर पाता है। अब इस प्रॉब्लम से सर बचे कैसे? तो इस प्रॉब्लम से बचने के लिए हमारे सामने एक नया रेट का एक्सप्रेशन आया और इसे हम लोगों ने नाम दिया इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, सर ये उस प्रॉब्लम को रिमूव कैसे कर देगा? ये कह रहा है कि तुम उतना सोच ही क्यों रहे हो, तुम टाइम इंटरवल ही छोटा कर दो। अगर टाइम इंटरवल छोटा कर दोगे तो प्रॉब्लम ही नहीं होगी। क्यों प्रॉब्लम नहीं होगी? थोड़ा ध्यान से देखो। माना अभी आपने जब ग्राफ बनाया था तो क्या था, इधर कंसंट्रेशन था, इधर टाइम था। आपने क्या लिया कि भाई ये रेट, ये रिएक्शन जो रिएक्टेंट था उसका कंसंट्रेशन जो टाइम के साथ वेरी कर रहा था। जब टाइम इंटरवल बड़ा ले रहे थे तब चेंज अलग अलग आ रहा था, लेकिन टाइम इंटरवल जब तुम छोटा लोगे तो इस टाइम इंटरवल में देखो चेंज कितना आएगा, केवल इतना। इतना ही टाइम इंटरवल यहाँ लो तो चेंज कितना आएगा, इतना। इतना ही टाइम इंटरवल नीचे लो, चेंज कितना आएगा, लगभग इतना। मतलब अगर टाइम इंटरवल को तुम घटा दो तो कंसंट्रेशन का जो चेंज आएगा वो लगभग सेम होने लगेगा। तो यहाँ पर नई बात क्या निकल के आई कि एवरेज रेट में हम टाइम इंटरवल को रिड्यूस करेंगे। बस बात निकल के आ गई। कहा गया कि लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0, जैसे हम लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 करेंगे और क्या एवरेज रेट में जैसे ही हम टाइम इंटरवल को कम करेंगे तो वो चीज एक नए टर्म में क्रिएट हो जाएगा, एक नया टर्म बना देगा और उसे हम नाम क्या देंगे? उसे हम नाम देंगे इंस्टेंटेनियस रिएक्शन। उसे हम क्या नाम देंगे? इंस्टेंटेनियस रिएक्शन, इंस्टेंटेनियस रेट, इंस्टेंटेनियस रेट के नाम से नाम देंगे। मतलब तो टाइम इंटरवल बहुत छोटा है, मतलब उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पर रेट क्या होगा हम बात ही नहीं करेंगे आपसे टाइम इंटरवल के हिसाब से, हम पर्टिकुलर इंस्टेंट पे बात करेंगे। मतलब अब रेट ऑफ रिएक्शन को इंस्टेंटेनियस रेट से रिप्रेजेंट किया जाएगा। व्हाट इज द इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन? एग्जाम में आ जाए कि इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन को डिफाइन करो, आप लिखोगे क्या? इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन कैन बी डिफाइंड एज दोज रिएक्शन, सॉरी, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन कैन बी डिफाइंड एज दैट रेट ऑफ रिएक्शन व्हिच अकर एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम। जो मतलब किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे जो रेट होता है, किसी भी एक इंस्टेंट ऑफ टाइम पे जो रिएक्शन का रेट होगा उसी को इंस्टेंटेनियस रेट नाम दे देंगे। टाइम इंटरवल को तुमने रिड्यूस किया, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जैसे 0 किया एवरेज रेट में, आपको इंस्टेंटेनियस रेट मिल गया। ये भी याद रखो, मे बी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में हेल्प कर सकता है। टाइम इंटरवल को जब छोटा करोगे एवरेज रेट में अप्लाई करके तब इंस्टेंटेनियस रेट आपको मिला करेगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपको ये जगह हेल्प कर देगा। अब हम ये नई चीज आपको बता रहे हैं कि एवरेज रेट में जहां चेंज को तुम डेल्टा से रिप्रेजेंट कर रहे थे, अब इंस्टेंटेनियस रेट में जो चेंज होगा उसको किससे रिप्रेजेंट करोगे? डी से रिप्रेजेंट करोगे। देखो यही लिखा है कि डेल्टा एवरेज रेट में रिप्रेजेंट होगा और जो डी होगा वो इंस्टेंटेनियस रेट में रिप्रेजेंट किया जाएगा। ये बात अपने दिमाग में अच्छे से बैठा लीजिए और समझ लीजिए। क्लियर है मेरा प्यारा बेटा? अब हम एक्सप्रेशन लिखते कैसे हैं, हम इंस्टेंटेनियस रेट के एक्सप्रेशन को कैसे लिखते हैं, चलिए इस बात को थोड़ा सा समझते हैं, फिर हम एक क्वेश्चन कराएंगे, उससे आपको थोड़ा प्रैक्टिस हो जाएगी।
अगर माना तुम्हारे सामने कोई एक रिएक्शन आ जाता है, चलिए हमने यहाँ पर एक रिएक्शन लिख दिया, आपका मन कर रहा था कोई भी रिएक्शन लिख देते हैं। जैसे हमने कहा कि माना एक रिएक्शन हमने लिख दिया कुछ जर्नल वे में हमने एक रिएक्शन लिख दिया कुछ इस तरीके से, ठीक है जी। स्मॉल ए बी सी डी क्या है, कोफिशिएंट है, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट है, कैपिटल ए बी रिएक्टेंट है और सी एंड डी प्रोडक्ट है। तो इंस्टेंटेनियस रेट के एक्सप्रेशन को लिखा कैसे जाता है, कुछ इस तरीके से रेट का एक्सप्रेशन। आपको करना क्या है, जब रेट का एक्सप्रेशन लिखोगे तो जो रिएक्टेंट होंगे उनके साथ माइनस साइन लिखना होगा। यहाँ डेल्टा की जगह क्या लोगे, डी, तो माइनस का डी ए डिवाइडेड बाई डी टी। आप चाहे जिसके रिस्पेक्ट में लिखना चाहो उसके रिस्पेक्ट में लिख सकते हो, डी बी डिवाइडेड बाई डी टी माइनस साइन के से। एक बात अच्छे से याद रखना, वो क्या याद रखने वाली बात है कि जो कोफिशिएंट होते हैं वो हमेशा जब तुम रेट का एक्सप्रेशन लिखोगे तो वो जरूर डिवाइड कर दीजिएगा 1/a 1/b। नेक्स्ट आ जाओ मेरा प्यारा बच्चा, हमने कहा यहाँ पर C के रिस्पेक्ट में लिखना है तो D कैपिटल C डिवाइडेड बाई डी टी, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ कैपिटल C डिवाइडेड बाई डी टी। कोफिशिएंट डिवाइड होगा, प्रोडक्ट है तो प्लस साइन आएगा, ये प्रोडक्ट है तो प्लस साइन आएगा, कोफिशिएंट डिवाइड होगा, D कैपिटल D डिवाइडेड बाई डी टी। आप इस तरीके से इंस्टेंटेनियस रेट को लिख सकते हो किसी भी स्पीशीज के रिस्पेक्ट में, किसी भी रिएक्टेंट किसी भी प्रोडक्ट के रिस्पेक्ट में। जैसे मैं अगर एक एग्जांपल दूं, मैंने एक एग्जांपल यहाँ पर लिखा, जैसे हैबर प्रोसेस ही लिख देता हूँ। चलो N2+3H2 गिव 2 अमोनिया, चलिए ये हमने लिख दिया। अब आपको रेट का एक्सप्रेशन लिखना है तो कैसे लिखोगे भाई रेट का एक्सप्रेशन, माइनस का डी N2 डिवाइडेड बाई डी टी, क्योंकि रिएक्टेंट है तो माइनस साइन हो गया, ये भी रिएक्टेंट है तो माइनस साइन हो जाएगा, BH2 डिवाइडेड बाई dt हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो कोफिशिएंट है वो डिवाइड होगा तो 1/3 आ जाएगा, और यहाँ पर क्या जाएगा 1/2 DNS3 डिवाइडेड बाई dt, और यहाँ जो कोफिशिएंट है वो डिवाइड हो रहा है क्योंकि प्रोडक्ट है इसलिए प्लस। तो इंस्टेंटेनियस रेट के रिस्पेक्ट में तुम कैसे रिएक्शन को रिप्रेजेंट करते हो वो मैंने आपके सामने रिप्रेजेंट किया है। अगली क्लास में मैं आपको इसके न्यूमेरिकल बताऊंगा कि कैसे इसके न्यूमेरिकल किए जाते हैं, उनमें कुछ जो एक्स्ट्रा टर्म्स यूज होंगे मैं वहां पर आपको लेके चलूंगा, और यहीं से ही शुरुआत हम नेक्स्ट लेक्चर पे करेंगे। ठीक है बच्चा, थैंक यू वेरी मच।